डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है 271, ये बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है एक। यहाँ पे एस है वो स्टाफ की रीडिंग में जितना चेंज हुआ है वो है, डी है वो स्टाफ की डिस्टेंस है, एन नंबर ऑफ डिविजन है, एल है वो बबल ट्यूब के एक डिवीजन की लेंथ है। मतलब बबल में अगर एन एल डिस्टेंस से चेंजेज हुआ है तो स्टाफ की रीडिंग में एस से चेंज होगा। जो ही आप जैसे लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल थी, अब यहां से आप इंक्लाइन करोगे तो बबल भी सेंटर से मूव होगी और स्टाफ की रीडिंग भी चेंज होगी। तो एस ये स्टाफ की रीडिंग है और एन एल है वो बबल में कितना मूवमेंट हुआ, और वो मूवमेंट हम निकालेंगे एक डिवीजन की कितनी लेंथ है उसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर ऑफ डिवीजन से बबल ने मूवमेंट किया है। आर है वो रेडियस है बबल ट्यूब की, डी है वो स्टाफ की डिस्टेंस है बबल ट्यूब से या लेवल से कह सकते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्टाफ है वो 80 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो डी की वैल्यू यहां पे हो जाएगी डी इज इक्वल टू 80 मीटर। स्टाफ की रीडिंग पहले 1.39 मीटर है जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है। जब लाइन ऑफ साइट को हमने टिल्ट किया, इंक्लाइन किया, उस केस में स्टाफ रीडिंग 1.39 मीटर है। तो S इक्वल हो जाएगा 1.39 माइनस 1.31 और ये आ जाएगा 0.08 मीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक डिवीजन के लिए एंगुलर वैल्यू कितनी होगी। एंगुलर वैल्यू अल्फा है, तो एक डिवीजन के लिए एंगुलर वैल्यू कितनी होगी। अल्फा वो एंगल है जो कि ये बबल है, मूव कर रही है, तो अपने सेंटर पे जो एंगल बना रही है, अगर ये बबल का सेंटर है, ये कर्व्ड होती है, सर्कुलर होता है इसका सेक्शन, तो इसका सेंटर से अगर हम एंगल मेजर करें तो यहाँ पे जो एंगल बनाती है वो अल्फा होता है। यहाँ पे हमसे पूछा वन डिवीजन के लिए एंगल, तो हम अल्फा से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन बन गई। अल्फा बाई एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एल और आर का तो हमें नहीं पता, तो ये तो नहीं, बट हम ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो एस अपॉन एन डी है, यहाँ पे एस स्टाफ की रीडिंग 0.08, एन 5 डिवीजन से मूवमेंट हुआ है तो 5 हो जाएगा, और डी है 80 मीटर। अब ये वैल्यू आएगी रेडियन में, हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू काफी छोटी होती है और जनरली इसको सेकंड में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेडियन को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है 206,265। इसको जब आप सोल्व करोगे यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा 41.25, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 272। क्वेश्चन 272 है रेसिप्रोकल लेवलिंग का। यहाँ पे रीडिंग गिवन है, जब हमने x के पास में लेवल रखा है तो x और y की जो रीडिंग आ रही है, और जब हमने y के पास में लेवल को रखा है तो x और y की जो रीडिंग आ रही है, और हमें कैलकुलेट करना है। एक का RL गिवन है, दूसरे का कैलकुलेट करना है। यहाँ पे x पे जो स्टाफ की रीडिंग 1.755 आ रही है, y पे आ रही है वो 2.850 आ रही है। मतलब y का RL कम होगा, x का RL ज्यादा होगा। दोनों के RL का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है hy माइनस hx, जो भी बड़ी वैल्यू उसमें छोटी वाली घटाएंगे। ये दोनों रीडिंग तब की है जब आपने x के पास में स्टाफ रखा हुआ है, स्टेशन x। ये वाली रीडिंग y डैश और x डैश वाली रीडिंग तब की है जब हमने स्टेशन रखा हुआ है वो y के पास में रखा हुआ है, फ्रॉम स्टेशन y। तो y के जस्ट पास में रखा होता है, y पे तो हमें फिर स्टाफ ही रखना है, तो रीडिंग लेनी है। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं पहले के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो बार बार रिपीट नहीं करते हैं। और जो भी लोग सॉल्यूशंस देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देखें तो सॉल्यूशंस कंटिन्यूटी में देखें, क्योंकि काफी बार नया कंसेप्ट आता है तो स्टार्टिंग में मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होता है, बार बार उतना डेप्थ में जाना पॉसिबल भी नहीं होता, और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं कंटिन्यूटी में उनके लिए फिर टाइम वेस्टिंग होगा। तो ये इक्वल हो जाएगा RL ऑफ, जिसका RL बड़ा है क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, तो RL बड़ा है x का, दिस माइनस RL ऑफ दिस माइनस RL ऑफ y, RL ऑफ x माइनस RL ऑफ y, ये इक्वल हो जाएगा 2.850 माइनस 1.755 प्लस 1.560 माइनस 0.655 और दिस डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे अलग अलग माइनस करके
एवरेज निकालने के बजाय आप प्लस वाली टर्म्स को एक साथ काउंट कर लो, माइनस वाली को एक साथ कर लो, फिर डिफरेंस करके डिवाइड 2 करोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्विक रहेगा। इसमें दोनों के आरएल का डिफरेंस निकालोगे तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये आएगी 1, ये 1 आएगा। तो आरएल ऑफ एक्स जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 105.5, तो इसकी जगह हम वैल्यू लिख देते हैं और आरएल वाई को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आरएल ऑफ वाई हो जाएगा 105.5 माइनस 1, तो 104.5 जो कि गिवन है ऑप्शन बी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 273। क्वेश्चन 273 और 74 सेमी टाइप के क्वेश्चंस हैं। 73 में पूछा है कि इंटरनेशनल जियोडेटिक एसोसिएशन ने जो रिकमेंडेड एरर दी है, प्रोबेबल एक्सीडेंटल एरर प्रेसाइज लेवलिंग के लिए, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 73 का आंसर गिवन है ऑप्शन सी, प्लस माइनस रूट के, और के यहाँ पे किलोमीटर में है। 74 में पूछा है कि जियोडेटिक एसोसिएशन ने प्रोबेबल जो सिस्टमेटिक एरर दी है प्रेसाइज लेवलिंग के केस में वो कितना है, और 74 का आंसर जो है वो गिवन है ऑप्शन डी। तो ये तो वो आंसर्स हैं जो कि आर अगोर की बुक में गिवन है, बट बाकी दूसरी जगह मुझे इसका कोई रेफरेंस नहीं मिल पाया है। तो वैसे तो समझने का कुछ नहीं है, वैल्यू आपको जस्ट याद रखनी है, बट मैं इसको वेरीफाई नहीं करवा पाई हूँ क्योंकि मेरे पास जो बुक्स और रेफरेंसेज हैं उनमें ये कहीं भी नहीं मिला है। तो अगर मुझे कहीं पे मिलेगा तो मैं कमेंट करके फिर अपडेट कर दूंगी। अगर इनकेस आप लोगों के पास कोई ऐसी बुक है जिसमें कि इसका रेफरेंस गिवन है कि कितना होता है ये, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। और प्लीज ऐसे ना करें कि मेडी जी की बुक में इसका यह आंसर दिया, ये सब मास्टर की बुक में यह आंसर दिया, वो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है। एग्जाम्स में आप उनका रेफरेंस नहीं दे सकते, तो उनको एज ए स्टैंडर्ड बुक ना लेके चलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 275। यहाँ पे पूछा है कि कोई मेटलिक टेप है जिसकी लेंथ है 30 मीटर, तो उसमें कितने केजी का पूल है वो अप्लाई करते हैं जब उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। इसका आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी है, बट कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह है वहां पे इसका आंसर गिवन है वो 5 केजी है। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.nist.gov, ये मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वीडियो में, अगर आपको चेक करना हो रेफरेंस के लिए। वहां पे एक पीडीएफ अवेलेबल है, वहां पे डिफरेंट लेंथ के लिए गिवन है, और अगर 10 मीटर से कम लेंथ की टेप है तो 2 केजी होता है टेंशन, 10 से 30 सेंटीमीटर तक है तो 5 केजी होगा, और 30 मीटर से भी अगर ज्यादा है तो 10 केजी होगा। तो उस हिसाब से आंसर होना चाहिए वो 5 केजी होना चाहिए। 5 केजी ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सबसे नजदीक आंसर है वो ऑप्शन डी है। आंसर के में आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी गिवन है, तो ऑप्शन सी तो इसका ऑब्वियसली नहीं होगा, और वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो मैंने रेफरेंस यहाँ पे दे रही हूँ, तो आप वो ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए यूज कर सकते हो। दूसरे 4 केजी जो गिवन है ये भी एग्जैक्टली सही तो नहीं है, बट इन केस अगर ऐसा हो कि इन चारों में कोई ऑप्शन टिक करना है तो फिर ये ज्यादा बेटर है। आपने वैल्यू याद रखनी है वो 5 केजी की रखनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आंसर डी करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 276। क्वेश्चन 276 एक सीवर लाइन के रिगार्डिंग है। एक सीवर लाइन में 2 पॉइंट्स है ए और बी। ए पॉइंट के इन्वर्ट का आरएल यहाँ पे गिवन है 205.75। ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है ये होता है इन्वर्ट, इसका आरएल है 205.75। स्लोप है वो 1/25 है, और इनके ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 250 मीटर है, तो इनके आरएल का जो डिफरेंस होगा वो होगा 250 इंटू 1/125, तो ये आ जाएगा 2 मीटर। मतलब ए के इन्वर्ट का आरएल अगर ये है तो बी के इन्वर्ट का आरएल होगा 203.75। अब ये इन्वर्ट है, इसके ऊपर हमने इस तरीके से एक बोनिंग रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, और हमसे इसका साइड रेल का आरएल पूछा गया है। इन्वर्ट के आरएल में हम 3 मीटर या जो डिस्टेंस है रोड की हाइट है वो ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 206.75। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 277 है टेलीस्कोप के रिगार्डिंग। यहाँ पे पूछा है कि
वो डिस्टेंस जिससे हम टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी स्टेटेड लेंथ को, और ह्यूमन आई की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनका जो डिस्टेंस है, इसका रेशियो होगा वो क्या होगा। तो ये रेशियो होता है, रिजॉल्विंग पावर होता है। तो आंसर तो ऑप्शन सी होगा। डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो डॉट यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर आप पास से देख रहे हो तो क्लियरली देख पा रहे हो कि अलग अलग हैं, तो इसका मतलब आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो इस लेंथ में जो कम से कम इनके बीच की लेंथ है। अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह की से एक के ऊपर एक कनेक्टेड दिखेगा, आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट। तो ये होता है डिस्टिंग्विश करने का मतलब। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे है कि कितनी डिस्टेंस से आप इनको देख रहे हो। जैसे कि टेलीस्कोप से ज्यादा डिस्टेंस से भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक लेंथ को, बट सेम लेंथ को आप आई की हेल्प से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते जितनी डिस्टेंस पे टेलीस्कोप से कर सकते हो। तो आई की हेल्प से भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बट कम डिस्टेंस में कर सकते हो। तो उन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है वो होता है रिजॉल्विंग पावर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 278। क्वेश्चन 278 है लेवल सरफेस, लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल सरफेस और हॉरिजॉन्टल लाइन की रिगार्डिंग। पहले समझते हैं हम ये होते क्या हैं, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो जैसे कि अर्थ सरफेस है, ये सरफेस है अर्थ की, इसके अलोंग इस टाइप से अगर कोई हम सरफेस लें जो कि हर एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे हो अर्थ सरफेस से, उसको हम बोलेंगे लेवल सरफेस। और इस लेवल सरफेस पे अगर हम कोई लाइन लेते हैं तो वो होती है लेवल लाइन। और जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, लेवल सरफेस के हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे अगर हम कोई टेंजेंट बना दें तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल। तो सेम इसी तरीके से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पे भी अगर ऐसे बनाते हैं डायरेक्शन ग्रेविटी की तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी सेम 90 डिग्री होगा। तो लेवल सरफेस या लेवल लाइन के किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी। ए स्टेटमेंट में यही गिवन है, लेवल सरफेस है वो परपेंडिकुलर है एट ऑल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। बी में गिवन है कि लेवल लाइन पे अगर कोई लेवल सरफेस पे कोई लाइन लाई कर रही है तो वो होती है लेवल लाइन। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी में बात की हॉरिजॉन्टल सरफेस की। हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है किसी भी लेवल सरफेस पे हम कोई टेंजेंशियल सरफेस बनाए तो वो होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस। ऑप्शन बी सॉरी सी है वो करेक्ट है, क्योंकि किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है वो किसी वन पॉइंट पे नॉर्मल होती है। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लें तो जहां पे ये लेवल सरफेस के टेंजेंसी है उस पॉइंट पे तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, बट अगर इससे आगे पीछे हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के साथ में ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी, जैसे कि ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। तो सी भी करेक्ट है। डी में गिवन है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो लेवल सरफेस के टेंजेंशियल होती है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम कोई लाइन लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन है वो टेंजेंशियल होते हैं लेवल सरफेस के। तो डी भी करेक्ट है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 279 में पूछा है कि किसी भी लेवल स्टेशन पे जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो क्या होगी। तो फर्स्ट रीडिंग होती है हमेशा बैक साइड, वो या तो उस पॉइंट पे बेंचमार्क पे ली जाती है जिसका RL हमें पहले से पता है, या फिर हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो पीछे जो पॉइंट जिसका हम RL निकाल चुके हैं उस पॉइंट पे हम स्टाफ की रीडिंग लेंगे ताकि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280। यहाँ पे फॉर्मूले गिवन है कुछ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के रिगार्डिंग। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो यह होता है सिग्मा ऑफ बैक साइड माइनस सिग्मा ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट पॉइंट का RL माइनस फर्स्ट पॉइंट का RL। तो ऑप्शन ए को अगर हम मैच करें तो ये वाला तो सही है, बट ये वाला गलत है राइट हैंड साइड में जो गिवन है, क्योंकि फर्स्ट स्टेशन एंड लास्ट स्टेशन नहीं, लास्ट स्टेशन एंड फर्स्ट स्टेशन होगा। तो ए गलत हो गया। बी में ये कुछ फॉर्मूला गिवन है इंटरमीडिएट साइड का, ऐसा कुछ मिला के, तो ऐसा तो कुछ फॉर्मूला हम नहीं यूज करते हैं उस मेथड में। तो फिर यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि दोनों ही फॉर्मूले जो यहाँ पे हैं वो सही नहीं है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 281। क्वेश्चन 281 में यहाँ पे टाइम गिवन है बैकस्टर्न और पूछा है कि किससे रिलेटेड ट्रॉपिकल फीचर है। तो ये ग्लेशियर से रिलेटेड ट्रॉपिकल फीचर है, जहाँ पे कि एक मूविंग ग्लेशियर है वो सेपरेट हो जाता है एक स्टेगनेंट आइस से, तो एक गैप बन जाता है, वहां पे एक दरार आ जाती है, उसके लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर की में इसका आंसर डिफरेंट गिवन है, इसका वाटर बॉडी गिवन है, बट ये नहीं होगा और इसका आपके बुक्स में नहीं मिलेगा, बट काफी सारी गवर्नमेंट की साइट्स हैं जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह की, तो उन साइट्स पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। अगर एग्जाम में आता है तो वहां से रेफरेंस देके ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 282। क्वेश्चन 282 है वर्टिकल कर्व के रिगार्डिंग और गिवन है कि एक एल लेंथ का अगर कर्व है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा कर्व का उनके बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं क्वेश्चन 211 में, तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये फॉर्मूला कैसे आया अगर आपको ये समझना है तो आप क्वेश्चन नंबर 211 को रेफर कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 283। क्वेश्चन 283 है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन एरर के रिगार्डिंग, और कोलिमिनेशन की एरर तब आती है जब आपका इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल किया है आपने, बबल सेंटर में किया आपने, क्वेश्चन 283 कोलिमिनेशन एरर के रिगार्डिंग है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लेकिन ये होती क्यों है उसका रीजन नहीं डिस्कस किया था। कोलिमिनेशन एरर होती ये है कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल ना होकर इंक्लाइंड होती है, और इस केस में लेवल है वो आपने अच्छे से किया हुआ है, बबल ट्यूब है वो सेंटर में है, बट परमानेंट एडजस्टमेंट में कुछ एरर थी। उस एरर के कारण जब बबल सेंटर में है तो एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब और लाइन ऑफ साइट है वो पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल होनी चाहिए, बट कुछ एरर के कारण वो पैरेलल नहीं है, और इसके कारण लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल ना होकर इंक्लाइंड हो जाती है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, दोनों पे स्टाफ की रीडिंग और उनकी डिस्टेंस हमें गिवन है, उनके दोनों का आरएल गिवन है। अगर स्टाफ की रीडिंग उनकी सही है तो उनके स्टाफ की रीडिंग का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए उन दोनों के आरएल के डिफरेंस के, बट यहाँ पे जैसे आरएल गिवन है 283.665 और 284.295, बी का आरएल ज्यादा है, बी ज्यादा हाइट पे है, तो आरएल ऑफ बी माइनस आरएल ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 0.635, सॉरी 0.630। सेम तरीके से अगर हम स्टाफ की रीडिंग का डिफरेंस निकालते हैं जो कि आरएल के इक्वल होना चाहिए, तो ये डिफरेंस अगर हम निकालेंगे 3.462 माइनस 2.847, तो ये डिफरेंस आएगा 0.615। इट मीन्स 0.015 के यहाँ पे एरर है, और अगर बी के मेजरमेंट में एरर है उसको अगर हम ई बी से रिप्रेजेंट करें, और ए के मेजरमेंट में एरर है उसको ई ए से रिप्रेजेंट करें, तो ई बी माइनस ई ए इक्वल होगा 0.015 के। और यहाँ पे हमें ई बी और ई ए है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा है वो सेम होगा, जो इंक्लिनेशन है लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल से वो तो सेटअप सेम, हम बीच में सेटअप चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो सेम होगा, और जो एरर होगी वो डिपेंड करेगी इस डिस्टेंस पे। अगर कोई ज्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट है तो उसमें एरर ज्यादा होगी और वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी एरर। अब अगर ई ए के एरर की बात करें तो ए के लिए डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे है 25, ए है वो 25 है लेवल सेटअप से, तो ये 25 है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 थीटा। सेम इसी तरीके से हम बी के लिए एरर भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस 50 मीटर है तो 50 इंटू 10 थीटा। यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया ई बी और ई ए में कि ई बी है वो इक्वल है 2 के। अब दो अननोन है, दो इक्वेशन हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ई बी माइनस ई बी की जगह 2 रख देंगे, तो 2 माइनस ई ए इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू 0.015। तो ई ए आ गई 0.015। 0.015 की एरर आ रही है 25 मीटर की डिस्टेंस पे, तो 100 मीटर की डिस्टेंस पे एरर होगी वो इसकी 4 टाइम्स होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.060। नेक्स्ट है क्वेश्चन 284।
क्वेश्चन 284 एक टेलीस्कोप के रिगार्डिंग है। ऑप्टिक्स का इन डेप्थ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। और इस टाइप के टॉपिक्स आपको जरूर करने चाहिए जो कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं। जैसे कि आप ऑप्टिक्स पे बहुत अच्छी कमांड कर लेते हो तो आपको यहाँ पे भी हेल्प होगी, प्लस आपके जनरल साइंस में भी ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है कर्व सर्विंग, यहाँ पे भी यूज होता है, वो सर्विंग में भी और वो हाईवे में भी आता है। तो इस टाइप के टॉपिक्स की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उनको जरूर अच्छे से करना चाहिए। तो पहले इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है यहाँ पे कि कैसे ऑब्जेक्टिव लेंस वर्क कर रहा है और कैसे फोकसिंग लेंस वर्क कर रहा है। ये ऐसा कुछ टेलीस्कोप में अरेंजमेंट होता है। ये ऑब्जेक्ट की साइड जो लेंस होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये फोकसिंग लेंस है। फोकसिंग लेंस का पर्पज ये है कि हमें इमेज को डी पे बनाना है। इमेज उसी प्लेन में बनना चाहिए जिसमें कि क्रॉस हेयर्स हैं ताकि पैरेलक्स की एरर ना आए। और ये इमेज यहाँ पे बनाने के लिए हम हेल्प लेते हैं इस फोकसिंग लेंस की। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होने के बाद ये रेज सी पे मिलती और जो इमेज बनती वो सी पे बनती, लेकिन हमें चाहिए वो इमेज डी पे, तो हमने यहाँ पे ये लेंस यूज किया बीच में। तो ये कॉनकेव लेंस है जो कि डाइवर्ज करेगा रेज को, तो जो रेज यहाँ मिलने वाली थी अब जाके वो डी पे मिलेंगी क्योंकि इसने थोड़ा सा उनको डाइवर्ज कर दिया है। अब इसके ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए स्टाफ जो है वो ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बन रही है सी पे। और लेंस के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। इसी फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दें तो वो फिर मिरर का फॉर्मूला बन जाता है। v यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। u पहले आता है अल्फाबेटिकल में, तो ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद उसकी इमेज बनती है, तो उसके बाद v आएगा इमेज के लिए। स्टाफ है वो यहाँ पे 16.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। सारी डिस्टेंसेस की यूनिट हम सेम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1650 सेंटीमीटर। ये हो गया u की वैल्यू। एक यहाँ पे साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, जिस डायरेक्शन में रेज जा रही हैं उस डायरेक्शन में हम लेते हैं पॉजिटिव साइन और उसके अपोजिट लेते हैं नेगेटिव साइन। ये डिस्टेंसेस सारी मेजर की जाती हैं या तो ऑप्टिकल डिस्टेंस से, ऑप्टिकल सेंटर और या फिर पोल से। अगर O से हम इधर की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस तो वो नेगेटिव होगी क्योंकि रे की डायरेक्शन तो वो ये है, और अगर इधर की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे ये 1650 है, ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये पोल से पीछे की साइड है, रे की मूवमेंट की डायरेक्शन में नहीं है। F यहाँ पे हमें गिवन है कि F है वो 14 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्टिव वाले का। हमें F निकालना है जो ये फोकसिंग लेंस है इसका। तो एक बार तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे u की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू। u तो हमें पता है, v हम क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अगर हम ये सेम फॉर्मूला इसके लिए लगा दें तो हम इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए v और u। v तो हमें पता है, d है ये जो डिस्टेंस है इसकी वो v है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लेंस है फोकसिंग वाला ये ऑब्जेक्टिव और डायफ्राम से इक्वल डिस्टेंस पे है, और ऑब्जेक्टिव और डायफ्राम के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये डिस्टेंस भी होगी 10 सेंटीमीटर डी से लेके इस लेंस तक की, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी होगी 10 सेंटीमीटर। हमें अब चाहिए ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि सेकंड वाले लेंस के जब हम बात करें तो इसके लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और इसकी मिरर ये डी पे बना रहा है। तो सी पे जो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है वो इमेज एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है इस कॉनकेव लेंस के लिए, और फाइनल इमेज बन रही है कॉनकेव लेंस के कारण वो बन रही है डी पे। तो बी डी डिस्टेंस तो हो जाएगा v और BC हो जाएगा u। तो u निकालने के लिए पहले हमें इस वाले लेंस के लिए फॉर्मूला लगाना होगा, और इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, f है वो पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस के लिए f नेगेटिव होता है। ये सब मैंने ऑप्टिक्स कवर किया जनरल साइंस में, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लॉजिक है, इसके पीछे याद रखने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव होगा, तो इस फॉर्मूले में हमें जस्ट वैल्यू रख के
वैल्यू निकालनी है v की। जब f और u की हमने वैल्यू रखी, u नेगेटिव था, एक फॉर्मूले में पहले से माइनस का साइन था तो ये पॉजिटिव हो गए, और इससे हमारे पास v की वैल्यू आई 14.12 सेंटीमीटर आई। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में 14.12 सेंटीमीटर पे c लोकेटेड है, जहां पे कॉन्वेक्स लेंस के कारण इमेज बन रही है। तो ये टोटल डिस्टेंस 14.12 सेंटीमीटर है, तो BC की डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी 4.12। सेम फॉर्मूला जब हम फोकसिंग वाला लेंथ जो कि कॉनकेव लेंथ है इसके लिए लगाएंगे, तो BC है वो 4.12 है, ये वाली डिस्टेंस जो हमने यहां से निकाला। ये 14.12 था, ये 10 सेंटीमीटर हमने लेस कर दिया। V है वो 10 सेंटीमीटर है क्योंकि फाइनल इमेज बन रही है डायफ्राम पे D पे, और उसकी डिस्टेंस है वो फोकसिंग लेंस से 10 सेंटीमीटर है। अब हमको जस्ट वैल्यू रखनी है इस फॉर्मूले में और हम F कैलकुलेट कर लेंगे। V की जगह आ जाएगा 10, U की जगह आ जाएगा 4.12, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी -7 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए आ रहा है कि ये कॉनकेव लेंस है और इसकी फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। F इज इक्वल टू -7 सेंटीमीटर। और अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस में यहाँ पे 7 नहीं 7.24 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे क्लोज आंसर है वो ऑप्शन है वो यही है, तो आंसर ये हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे इनके साथ जो जिसने सोल्व किया आंसर निकाला है उसके कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मुझे। ये 4.12 को अगर आप 4.2 ले लेते हो ना तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन 285 और 286 दोनों सेम ही डेटा पे बेस्ड है। यहाँ पे गिवन है कि कोई पॉइंट A है जो कि C के साथ उसकी बीयरिंग है वो n 30 डिग्री है, n 30 डिग्री ईस्ट, और दूसरा कोई पॉइंट B है जो कि A से 50 मीटर ईस्ट में है, और इस पॉइंट B से C की जो बीयरिंग है वो है n 60 डिग्री वेस्ट। तो हम डायग्राम बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले हमने पॉइंट A और C बनाए। A को C से कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसकी बीयरिंग है n 30 डिग्री ईस्ट, मतलब ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। सेकंड पॉइंट है B जो कि A से 50 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब 50 मीटर डिस्टेंस पे इसमें ईस्ट की तरफ ये हमने पॉइंट बना दिया B, और B को C से जो कनेक्ट करने वाली लाइन है उसकी बीयरिंग है n 60 डिग्री वेस्ट। तो ये n है, ये डायरेक्शन वेस्ट को डिनोट कर रही है, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक तो हमें ये डिस्टेंस पता है 50 मीटर, एक हमें ये पता है कि इनका जो लैटिट्यूड होगा वो दोनों का सेम होगा। तो AC लाइन का जो लैटिट्यूड है, मतलब y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो ये लेंथ होगी, और BC लाइन का भी जो प्रोजेक्शन है वो ये लेंथ होगी। तो ये दोनों लेंथ हैं वो इक्वल हम देख रहे हैं डायग्राम में। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिल रही है। एक तो दोनों के डिपार्चर का सम होगा वो 50 मीटर होगा। अगर AC की लेंथ हम L1 अज्यूम करें और BC की L2 अज्यूम करें, तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं कि L1 cos 30 विल बी इक्वल टू L2 sin 60 cos 60, और जो इनका डिपार्चर होगा L1 sin 30 प्लस L2 cos sin 60, इन दोनों का सम होगा वो 50 मीटर होगा। यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं cos 30 और cos 60 की, तो ये आ जाएगा L1 इंटू √3/2 इज इक्वल टू L2 इंटू 1/2। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कि L2 इक्वल है √3 L1 के। L2 इक्वल आ गया √3 L1 के। हमें L1 की वैल्यू निकालते हैं हम सबसे पहले, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा L1 √3 L2 के इक्वल है, मतलब यहाँ पे जो L2 है इसको हम इससे रिप्लेस करेंगे, L1 को L1 की टर्म में लिखेंगे। तो L1 sin 30 है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस L2 की जगह हमें लिखना है √3 L1, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू, ये L1 यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 50। L1 अगर बाहर लेंगे तो 1/2 प्लस 3/2 ये हो जाएगा 2 L1 इज इक्वल टू 50 मीटर।
L1 इज इक्वल टू 25 मीटर। चाहे तो आप L2 भी कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन से। यहाँ पे अब हमसे पूछा है वो लैटिट्यूड और डिपार्चर पूछे AC वाली जो लेंथ है, जो AC वाली लेग है उसके लिए। तो L2 की हमें जरूरत नहीं है, L1 हमारे पास है। इसका जो लैटिट्यूड होगा वो होता है L1 cos थीटा, तो 25 इंटू कोस थीटा कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यह हो जाएगा 12.5 अपॉन √2। और क्वेश्चन 85 में पूछा है डिपार्चर, तो डिपार्चर हो जाएगा L1 इंटू साइन 30। L1 की वैल्यू 25 मीटर है, साइन 30 है 1/2, तो ये तो आ जाएगा 12.5 मीटर, जो कि यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन 285 में। 286 में पूछा है लैटिट्यूड, जो कि आ जाएगा 25 इंटू कोस 30, 25 इंटू √3/2। यहाँ पे इसके दोनों ही आंसर्स गलत हैं, या तो इसने क्वेश्चन को लिखने में लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक की है, कुछ वैल्यूज में मिस्टेक की है, या फिर ये पूछना कुछ और चाह रहा है। यहाँ पे इसने आंसर बोला है 25 मीटर, तो 25 मीटर तो हमारा L1 है, AC की लेंथ है। अगर ये AC की लेंथ पूछी होती तो 25 मीटर करेक्ट आंसर होता। डिपार्चर का तो आंसर होगा वो 12.5 मीटर होगा, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। 86 में पूछा है लैटिट्यूड, ये होता है 25 इंटू √3/2, लेकिन यहाँ पे इसने लेंथ दी है वो ये दी है 25 √3। 25 √3 वैल्यू होगी L2 की, क्योंकि L1 25 है और हमने एक रिलेशन निकाला था L2 इज इक्वल टू √3L1, तो L2 की वैल्यू होगी 25 √3। तो अगर यहाँ पे ऐसे पूछा होता इसने कि जो BC लेंथ है वो कितनी होगी, तो सही आंसर होता ऑप्शन सी। बट अभी इसने यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसे कंफ्यूज या अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। काफी बार इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, स्टूडेंट्स ने पहले वो क्वेश्चंस नहीं देखे होते हैं और वो करते हैं, उनका आंसर नहीं मैच करता, उनका कॉन्फिडेंस काफी लूज हो जाता है और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो जैसे कि यहाँ पे आपने अगर देखा हुआ है तो वैसे भी आप ऑब्जेक्शन फाइल करके इसको करा सकते हो, ये बोनस होगा सबके लिए। अगर इनकेस आपको आंसर याद है कि गलत वाला आंसर क्या था, तो आप वो आंसर भी टिक कर सकते हो सेफ साइड रहते हुए कि इनकेस अगर ऑब्जेक्शन फाइल करने में सीरियसली नहीं लिया गया, काफी बार ऐसे होता है स्टेट लेवल के एग्जाम्स में। क्वेश्चन 287 है सिंपल सर्कुलर कर्व के रिगार्डिंग। ऐसे भी हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले। लॉन्ग कॉर्ड और यहाँ पे जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो दोनों इक्वल है, और इस केस में थीटा जो डेल्टा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो कितना होगा ये पूछा गया है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये डेल्टा है, अगर ये डेल्टा है तो ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये भी डेल्टा होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है और ये साइड और ये साइड और ये साइड चारों मिलके क्वाड्रेटल बना रही हैं और इन एंगल्स का सम होगा वो 360 डिग्री होगा। अगर ये एंगल डेल्टा है तो ये होगा पाई माइनस डेल्टा, और इन दोनों का सम होगा वो पाई होगा, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, तो ये एंगल हो जाएगा टोटल डेल्टा हो जाएगा। और अगर हाफ वाला एंगल है वो उसकी बात करें तो वो डेल्टा/2 हो जाएगा दोनों साइड। हमें लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ और टेंजेंट की लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ के लिए हम पहले T1D कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको फिर ट्वाइस कर देंगे। और इसके लिए हम ये जो ट्राइंगल मैंने यहाँ मार्क किया है ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे T1D और O। तो साइन डेल्टा/2 इक्वल हो जाएगा T1D परपेंडिकुलर अपॉन ये रेडियस। T1D यहां से इक्वल आ जाएगा R साइन डेल्टा/2 के, और टोटल जो लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ होगी वो हो जाएगी 2R साइन डेल्टा/2। अब टेंजेंट की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये सेकेंड यहाँ पे जो मैंने ट्राइंगल मार्क किया है O T1V, इस वाले ट्राइंगल के लिए tan डेल्टा/2 इक्वल होगा T1B अपॉन OT1, और OT1 है वो रेडियस के इक्वल है, तो T1B इक्वल आ जाएगा टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो जाएगा R इंटू tan डेल्टा/2। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये दोनों सेम है, टेंजेंट की लेंथ और लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 2R साइन डेल्टा/2 के,
आर से आर कैंसिल हो गया, टेन डेल्टा बाई टू को लिखेंगे साइन डेल्टा बाई टू अपॉन कोस डेल्टा बाई टू, तो साइन डेल्टा बाई टू से साइन डेल्टा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन कोस डेल्टा बाई टू बच जाएगा, दिस इक्वल टू टू, और यहां से आ जाएगा कोस डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू। इट मीन्स डेल्टा बाई टू की वैल्यू है वो 60 डिग्री है और डेल्टा की वैल्यू है वो हो जाएगी 120 डिग्री, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 288 काफी सिंपल है, जैसा कि 287 में हमने फॉर्मूले डिराइव किए वो यूज करने हैं, जस्ट रेशियो निकालना है। 287 में हमने निकाला कि लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ होती है वो 2r sin डेल्टा बाई 2 होती है, और जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो r tan डेल्टा बाई 2 होती है। अब इनका अगर हम रेशियो निकालें तो ये आ जाएगा 2 cos डेल्टा बाई 2, जो कि गिवन है ऑप्शन ई में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 289। 289 में यहाँ पे गिवन है कि जो लॉन्ग कॉर्ड है वो और जो कर्व की लेंथ है वो, उन दोनों का रेशियो क्या होगा अगर रेडियस r है और डिफ्लेक्टिंग एंगल है वो डेल्टा डिग्री है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड तो क्वेश्चन 287 में हमने निकाला, ये होता है 2r sin डेल्टा बाई 2। अगर सेंट्रल एंगल डेल्टा है तो उस केस में कर्व की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे यूनिटरी मेथड से। अगर सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता तो कर्व की लेंथ होती वो होल पेरीमीटर होती, जो कि होती 2 पाई r। अगर 1 डिग्री है तो 2 पाई r अपॉन 360, और अगर डेल्टा डिग्री का एंगल है तो हम इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा पाई r डेल्टा अपॉन 360। ये आ गया लेंथ ऑफ कर्व, इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे पाई r डेल्टा, सॉरी ये 180 आ जाएगा, 2 से हम कैंसिल करेंगे तो ये 180 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन डेल्टा बाई 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई r। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन है, आंसर की में जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी गिवन है, बट ऑप्शन सी में आपको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, तो जाके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 290। यहाँ पे हमसे पूछा है रेशियो रेडियस का और अपेक्स डिस्टेंस जो होती है सिंपल सर्कुलर कर्व के केस में जिसका डिफ्लेक्शन एंगल है वो डेल्टा डिग्री है। अपेक्स डिस्टेंस मतलब जो कर्व का टॉप मोस्ट पॉइंट है ये पॉइंट सी, इसके और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की डिस्टेंस, तो VC इक्वल होगा OV, O से O ये वाला पॉइंट है, इसकी V से डिस्टेंस माइनस OC। OC यहाँ पे हमें पता है कि R है। OV के लिए हम ये ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे, ट्राइंगल OT1A वाला जो ट्राइंगल यहाँ पे मैंने मार्क किया है, इसमें cos डेल्टा बाई 2 इक्वल होगा OT1 अपॉन OV, और OT1 हमें पता है रेडियस के इक्वल है, तो OV आ जाएगा R अपॉन कोस डेल्टा बाई 2, ये हो जाएगा r सेक डेल्टा बाई 2, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। इसका अपेक्स डिस्टेंस का हमें रेशियो निकालना है रेडियस के साथ में, तो हम इसको r से डिवाइड करेंगे, तो ये जो इक्वेशन बनेगी, ये जो रेशियो है ये आ जाएगा सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1, जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन ए में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।